मंच पर बैठे सभी महानुभाव, उपस्थित सभी दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात नहीं करूँगा। जो लोगों की हित की बात है उसकी ही मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। सुखदेव महाराज जी ने आज जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई है, एक महत्वपूर्ण विषय पे बुलाई है, ऐसा मैं मानती चलता हूँ। कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को पता न हो, इसकी भी जानकारी मुझे है। इसलिए आज जो सुकून की जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, ऐसा हम लोग को महसूस होता है। यहाँ बैठे हुए सभी बुजुर्ग, कुछ विद्यार्थियां यहाँ पर बैठी हैं कि जिनके बारे में हम लोग ना कभी सोच रहे हैं ना सोचना चाहते। यही हम लोग समझते हैं कि अच्छा खाना दे, अच्छी पढ़ाई दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे कपड़े उनको पहनाए, हफ्ते भर में एक बार कहीं ना कहीं घूम आए और अपनी जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो गई, ऐसा हम लोग समझते हैं। ये आधी जिंदगी ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी आधी जिंदगी जो है उसको तरफ हम लोग देखने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर थे, चाय होते अच्छी बात। वो अपनी बात रख रहे थे कि उनकी संस्था क्या करे, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि उनकी संस्था के माध्यम से जो कुछ चल रहा है, संतों से लेके बाबा साहब तक, जो इस सुरक्षा की व्यवस्था बनाई हो, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, उसको आगे ले जाने के लिए कोई प्रावधान हो? क्या ये कार्यक्रम जो है इस व्यवस्था को बरकरार रखेगा? क्या ये बात सही नहीं है कि हम लोग भटक चुके हैं? मैं अपनी यहाँ तो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन दूसरे जगह में ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ हमेशा कि हम लोग ये सोचें और इसका एक जवाब है। ये जो सुरक्षा की व्यवस्था संविधान के माध्यम से, संतों के माध्यम से जो बनी, संतों ने अपने वाणी से कहा कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। शायद संतों को राष्ट्रवाद का समर्थन होता तो शायद उनकी वाणी जो है वो कानून बने, लेकिन राष्ट्रवाद की व्यवस्था न होने की वजह से उनकी वाणी वाणी ही रही। और आज उसको हम दोहरा रहे। बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने यही संतों की वाणी को कानून का, संविधान का, और संविधान का रूप लेने की वजह से भाईचारे की बात यहाँ पर चलती है, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। हम सभी बराबर है इसकी बात कर रहे हैं। जो लोगों की संस्कृति है, उस संस्कृति
उसको आगे ले जाना। आज हमें मौका मिला है। मैंने जैसे कहा कि आप आपसे पूछिए कि क्या मैं अपने संस्कृति का आदर करता हूं, और उस संस्कृति का आदर करता हूं तो वो संस्कृति क्या है? किसी एक ने उठा के मुझे बता देंगे कि ये मेरी संस्कृति है और इसको मैं आगे ले जाऊंगा। हमारी संस्कृति क्या है, इसी को भी हम लोग भूल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो हम लोग की संस्कृति है वो चमड़े से जुड़ी हुई संस्कृति, चमड़े से जुड़ी हुई संस्कृति का अभिमान हमको होना चाहिए। हम लोग इसका अभिमान नहीं रखते, दूसरे गाली देते इसलिए हम भी गाली देते। लेकिन इस बात को आपको भूल गए, चमड़ा अगर और लोहा ये दोनों नहीं होता तो यहां संस्कृति नहीं होती। चमड़े से जो है ढोल बजता है और ढोल का जो है वो लोहा से बनता है। तो इस देश की जो संस्कृति निर्माण करने वाले जो है, जिसका संबंध लोहा से है और जिसका संबंध चमड़े से है, वो इस देश की संस्कृति के निर्माण करते हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को ही अपमानित करते हैं और हीन संस्कृति है करके हम लोग की आती है। ये पैदा है कि क्या कि इस संस्कृति का, इस देश की जो संस्कृति है, इस संस्कृति का रूप तरीका, आज उसका बड़ापन जो है हमने निर्माण किया, दूसरों ने नहीं। जिनका चमड़े के साथ संबंध नहीं है और जिनका लोहे के साथ संबंध नहीं है, उनकी कोई संस्कृति नहीं, उनकी कोई संस्कृति नहीं। जिनका लोहा और चमड़े के साथ का संबंध है, उनकी सामुदायिक संस्कृति है, आम जनता की संस्कृति है। जिनका इसका संबंध नहीं है, वो अपने पारिवारिक तरीके से अपनी संस्कृति का आगाह करते हैं। इसलिए पहले जो है हम लोग ने जो है वो अपनी संस्कृति का आदर करना सीखना चाहिए। आम लोगों में इस संस्कृति, इस देश की संस्कृति का निर्माण जो है वो हम लोग ने किया हुआ है। क्या अभिमान से कहना चाहिए, ठोक से कहना चाहिए। और इसलिए हम लोग पीछे रह गए क्योंकि अपनी बात कहने के लिए आगे नहीं है। और इसी वजह है कि आज दिखाई देता है कि संविधान को वाणी का बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जिसको कानून बनाया, आज उसी कानून को खत्म करने की बात चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है नहीं चल रही? फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं, देखते हुए हैं, कुछ करना नहीं चाहते। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी तो पूरी तरह से अदा की, उसमें कोई कसूर नहीं रखा। उसके लिए मैं आप सबका सराहना करता हूं। लेकिन जहां सामूहिक जिम्मेदारी की बात आती है, वहां हम लोग कतरा रहे और ये कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं, दूसरे का है। हमारे यहाँ कहावत है कि शिवाजी दोबारा जन्म लेना चाहिए, लेकिन वो मेरे घर में नहीं, बगल के घर में।
हम लोग की एटीट्यूड उसी तरह हो गई, हम लोग का रिवाज उसी तरह हुआ। क्या बगल वाला देखेगा मैं क्यों देखूं? और इसी वजह से जो पुरखों ने आप मिलके जो हासिल किया है उसको धीरे धीरे हम लोग मारते हैं। धीरे धीरे अपने हाथ से चले जा रहे हैं। चिंता तो व्यक्त की जा रही है, लेकिन उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, सोच होना चाहिए, उसमें कोई ढूंढ नहीं। और इसीलिए एक जमाना था इसी दिल्ली स्टेट में जो आरक्षण के माध्यम से सरकारी सर्विस पर आए थे, उनका सरकार की जो तिजोरी है, ट्रेजरी है, और उस ट्रेजरी में से जो तनख्वाह चली जाती थी, उस तनख्वाह पर कम से कम 35% का हिस्सा था। मतलब जो एम्प्लॉई है, जिस एम्प्लॉय को तनख्वाह महीने भर मिलती है, उस एम्प्लॉय की तनख्वाह में से 35 तक का ये आरक्षित वर्ग को चली जाए और उसके हम लोग मालिक हैं। आज जो बड़े बड़े मकान दिखाई देते हैं, आज जो हमारी उन्नति हुई दिखाई देती है, वो उसी का सिलसिला है, उसी की वजह है। लेकिन आज 2023 में इसी की बात कहूं, जो आरक्षित वर्ग है वो 35% लेता था, आज वो 23% पे आ चुका। 23% पे आ रहा है और अगले 10 साल में ये बताया जा रहा है वो सिर्फ 11% है। वो सिर्फ 11% पे आया। इसका मतलब ये हुआ सर्विस के माध्यम से जो विकसित हुए हैं, वो डेवलपमेंट हुए, उसका धीरे धीरे रास्ता बंद हो गया। और इसलिए हम चिल्ला रहे हैं, ये नौजवान है, पढ़े लिखा है, लेकिन घर में बैठा हुआ, निकम्मा हुआ बैठा हुआ। उसके निकम्मेपन की जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों का है, किसमें? दूसरे और किसमें नहीं है। उसके निकम्मेपन की जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों ने अपना सामाजिक अधिकार जो है उसको इस्तेमाल किया। मैं कई साल दिल्ली रह चुका हूं, ऐसा नहीं कि कई एससी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ। मैं उनको हमेशा कहता था कि आप अपना मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, खरीद रहे हो, अब पब्लिक बैंकिंग सिस्टम से खरीद रहे हो, आप, मैंने कहा, आपने खुद की एक छोटी सी बैंक खड़ा कर, कोऑपरेटिव बैंक में, और कुछ खड़े करवा। एक ही जवाब आता था, पता है भाई कौन चलाएगा इसको? तो मैंने कहा सब मिलके चलाएंगे, सब मिलके चलाएंगे। आज की व्यवस्था में मॉनिटरी व्यवस्था सबसे अहम मामला है। अगर किसी ने बाबा साहब की प्रॉब्लम ऑफ यूपी इसकी अध्ययन किया, एक जानकारी होगी कि उन्होंने उसमें थियरी ऑफ लूप, थियरी ऑफ लूप मतलब लूटना कैसे,
और अंग्रेजों ने कैसे इस देश को लूटा, उसका एक सिद्धांत है। आज उसी सिद्धांत के माध्यम से सरकार ने आपको लूटना शुरू किया। और वो कैसे? एक नई संकल्पना लिया है 1990 में, निजीकरण के समय, प्राइवेटाइजेशन। और जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ वहां आरक्षण खत्म हुआ। और जैसे आरक्षण खत्म हुआ वैसे पढ़े लिखे नौजवानों को जो सर्विस मिलती थी वो बंद हो गई। कई लोग कहते हैं कि हमारे लड़के काफी पढ़े लिखे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सही, आपके लड़के पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस बात को मत भूलो कि बाजार में दूसरे भी पढ़े लिखे, बाजार में दूसरे भी पढ़े लिखे लोग। जब चॉइस करने की वक्त आती है, जब चुनने का वक्त आता है, तो अपनेपन की भावना आता है। और अपनेपन की भावना होने की वजह से आपका बच्चा कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो साइड ट्रैक हो जाता है और उसके जो अपनेपन की भावना का होता है उसी को उठा लेता है। और इसी बात को काटने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का मुद्दा संविधान में रखा और इससे हम लोग की डेवलपमेंट हुई। राजनीति में जैसे कहते हैं कि जिस सीढ़ियों से चढ़ो, जिस सीढ़ियों से चढ़ो, आपके पिछले वाला आगे ना आए, इसलिए उस सीढ़ी को काटे। राजनीति में यह सिद्धांत थी, लेकिन सामाजिक जीवन में यह सिद्धांत गलत है। ऐसा नहीं, हम लोग का भी रवैया हो ही रहा है कि हम लोग आगे तो बढ़ गए, लेकिन जब सीढ़ी काटी जा रही थी तो हम लोग चुपचाप उसको काटने दिए। और अब हम लोग ये सोचने लगे हैं कि भैया इस सीढ़ियों को दोबारा हम लोग कैसे शुरू करें। डॉक्टर साहब ने बड़ी बात यहाँ पर कहते गए कि हम लोग ने सैद्धांतिक तौर पर हमारे जो विरोधी है उनका हम लोग ने अध्ययन करना, बड़ी बात है। हम लोग ने डिग्री हासिल की, इस बात में कोई दोहराना नहीं। जिस विषय में हम लोग ने डिग्री हासिल की उस विषय की हमें पूरी जानकारी, उस विषय की हम लोग को पूरी जानकारी, लेकिन दूसरे विषयों पर हमारी जानकारी कम है। और जानकारी कम होने की वजह से यहाँ का अखबार और न्यूज जो है वो जो बात बताता है उसी बात को हम लोग सही मान लेते हैं। अपनी राय अगर पूछी जाए कि आपकी राय क्या है, तो हम लोग चुप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अपनी राय नहीं। और जिस समाज को अपनी राय नहीं है, जिस विचारधारा को अपनी राय नहीं है, उसी को बाबा साहब कहते थे कि ये इतिहास कभी ना बना सकता है ना इतिहास दोहरा सकता है। और जो समाज ना इतिहास दोहरा सकता है ना बना सकता है, उसका पतन होना ये अनिवार्य। और इसलिए आज जो है हम लोग पतन के रास्ते पर चल रहे। मुझे एक बताओ, हम है, मायावती है, दूसरे 3-4 नेता बने जिनके नाम नहीं है, कल मान लो हम लोग को गोलियां मार और हम लोग को खत्म कर, तो आपके पास देखने के लिए कौन है?
मुझे एक नाम बताओ, हम इसको आगे ले जा, अब आगे कौन क्यों नहीं आ रहा? ये सवाल आपसे पूछिए, मुझे जो जवाब मिला मैं आपसे बता रहा हूं। हमने कोसने के अलावा दूसरा कुछ किया ही नहीं। हर आदमी में बुराई होती है, हर आदमी में अच्छाइयां होती है। उसकी जितनी बुराइयां है वो अगर मूवमेंट को, आंदोलन को अगर नुकसान करती है तो उसको बगल में रखना है। अगर उसकी बुराइयां मूवमेंट को अगर नुकसान नहीं करती है तो उसको बगल छोड़ दे के उसको हम लोग ने सिर पर लेना। नेतृत्व जो है वो जन्मता नहीं, उसको बनाना। जैसे मूर्खों ने किया, बीपी मौर्य से लेकर मैं नाम ले सकता हूं, कांचना तक नाम ले सकता हूं। लोगों ने उनको बना और वो लोगों के साथ ईमानदार बना। आज वैसे कोई दिखाई नहीं देता, कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए हाथ पे हाथ रख के कुछ होगा नहीं। फिर वही हुआ, श्री कृष्ण की बात हुई, या धर्म पर ज्ञानी आएगी तो मैं किसी अवतार में आके आपको सुधार दूंगा। कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाए पता ही नहीं। जैसे बाबा साहब ने कानूनी तौर से आजादी नहीं दी, तब तक हम लोग कैदी थे, धर्म के कैदी थे। बाबा साहब के आने के बाद, कानून बनने के बाद या हम लोग आजाद हो। आज इसी आजादी को हम लोगों को बरकरार रखना। ये मान के चलिए 2024 जो है वो आपको आखिरी मौका, जिसके साथ आपकी लड़ाई है, आपका उसका, आपसे उसका अध्ययन अभी तक किया। जिन महिलाओं की स्वतंत्रता की बात हम लोग कह रहे हैं, पार्लियामेंट ने जब बाबा साहब से कहा कि आप हिंदू कोड बिल बनाइए, और उन्होंने हिंदू कोड बनाने के बाद सरकार को दिया, तो यहीं दिल्ली की महिलाओं दिल्ली के जयराज हाउस में जहाँ बाबा साहब रहते थे, 2-2, 3-3 महीने धरने थे, और 2-2, 3-3 महीने धरने देने के बाद, इन्होंने कहा कि आप हिंदू कानून में दखल अंदाज हो और आपको ये अधिकार है। वही संगठन के जितने भी अखबार उस वक्त के हैं, पांचजन्य जो अखबार है, आरएसएस का जो अखबार है, 50 से लेके 51, 1950 to 1951, इनके अगर अखबारों के ऊपर अध्ययन करोगे तो उन्होंने कहा था कि आज मौका हमारे पास नहीं है, आज मौका हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस दिन हम लोग को ये मौका मिलेगा, ये तक तो हम लोग बदल देंगे, लेकिन साथ साथ विचारधारा भी बदल देंगे। और इसलिए ये चर्चा शुरुआत हुई है, यह संविधान जब तक बदलता नहीं तब तक यहाँ कोई नया परिवर्तन नहीं आ सकता। आज संविधान जो है
जो संतों की वाणी है उसकी रक्षा करना ये हम लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं यहाँ पर मानता हूँ। और ये संविधान बचाने के लिए सिर्फ घर से बैठ के संविधान नहीं बचेगा, दो चार छोटी छोटी मीटिंगें करके संविधान नहीं बचेगा। हम लोग लाखों की तादाद भारतीय लोग इकट्ठा होते हैं। अभी मैं हैदराबाद में था, 2 लाख की भीड़, लेकिन किसी अखबार ने कहा कि हैदराबाद में 2 लाख की भीड़ थी संविधान के समर्थन में। किसी अखबार में आया, किसी टीवी के सामने आया, और वो आया नहीं। उसकी वजह यह है कि हैदराबाद सेंटर में हैदराबाद और सेंटर में देश की जो नींव है, लखनऊ में चाहे कितना भी आप टूरिस्ट मिला तो लखनऊ तक की सीमित थी, वो लखनऊ तक की सीमित है, वो देश भर नहीं था। लेकिन दिल्ली में अगर चिंगारी भी होती है तो उसकी वार्ता से देश भर में जो होती है वो दुनिया में चली जाती है। और दुर्भाग्य है ये दिल्ली जो सेंटर ऑफ नर्व है, दिल्ली जो केंद्र बन चुका है, वहां संतों के भक्त है, संविधान के भक्त है, ये सभी चुपचाप। संतों का भी अपना एक वैदिक धर्म को विरोध करने का एक तरीका है, शायद वो आध्यात्मिक हो, शायद वो कवि के माध्यम से हो। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई पुरानी लड़ाई है। और इसलिए बाबा साहब ने जो है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन, जो हम लोग को इतिहास सिखाया, और यही बाबा साहब ने कहा कितनी बार यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ और उस रेवोल्यूशन के खिलाफ दूसरा रेवोल्यूशन भी यहाँ पे, जिसको बाबा साहब ने काउंटर रेवोल्यूशन। हम अपनी विचारधारा को रेवोल्यूशनरी विचारधारा, क्योंकि अस्तित्व और परिस्थिति जो है उसके खिलाफ किया। लेकिन पुरानी विचारधारा दोबारा इस देश में नए तरीके से आए, उसका भी आंदोलन शुरुआत हुआ कि जिसको बाबा साहब ने काउंटर रेवोल्यूशन, ये कहा कि सदियों से ये लड़ाई चलती आई है, कभी रेवोल्यूशन जीता, कभी काउंटर रेवोल्यूशन। जिम्मेदारी आप पर है कि जिस आजादी के साथ, जिस आजादी के साथ, जिस मकसद के साथ और सीना तान के आप अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, तो इसलिए कह रहा हूं कि गुजार चुके हैं क्योंकि आप स्कूल में नहीं जाएंगे। आधे से ज्यादा यहाँ रिटायर्ड होने के रास्ते पर है, लेकिन जिसके जिंदगी से खिलवाड़ होगा वो नई यंगर जनरेशन है, उसके साथ खिलवाड़। उनकी आजादी हम लोगों को बचानी है। हमारे पुरखे लड़े, इसलिए हम लोग पेड़ लगाया, उन्होंने पानी दिया, फल आया, हमने फल खाया। आज हम लोग की जिम्मेदारी है कि जो पेड़ लगा हुआ है और जो फल दे रहा है वो जिंदा रहे।
ताकि हमारे बच्चे हो और उनके बच्चे हो ये फल खा सके और अपनी जिंदगी संघर्षमय ना होती हुए शांति बात को देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या हम त्याग करने के लिए तैयार हैं? जो मानसिकता हम लोग की बनी है वो मानसिकता लेने की मानसिकता, देने की मानसिकता अभी तक बनी है। लेने की मानसिकता हम लोग की बनी है, देने की मानसिकता हम लोग को अपना रवैया बदलना होगा। जो मिलना था वो सब मिल गया, इससे और हासिल कुछ करना नहीं है। अब इसको बरकरार रखना है, और इसको बरकरार रखना है तो सबसे बड़ा दान देना हम लोगों को सीखना है। जुलूस हम लोग तो निकालते हैं तो कहते हैं ये संडे को जुलूस हो, भाई मीटिंग रखनी है तो बोले संडे को रखते हैं। मुझे पहले से पता नहीं चलता था कि ये संडे क्या है। तो मैंने एक दफे उनसे पूछा कि क्या संडे की क्या वजह है। बोले संडे से छुट्टी होती है, पेड हॉलीडे। अगर आप दूसरे दिन रखोगे तो हमको हॉलीडे लेके आना होगा, एक दिन की तनख्वाह हमारी कट जाएगी। एक दिन की तनख्वाह हमारी कट जाएगी। तो मैंने कहा अगर एक दिन की तनख्वाह अगर कट गई तो क्या आसमान गिरने वाला है? आसमान गिरने वाला है? ये जो त्याग की भावना है, दान की जो भावना है, ये त्याग और दान की भावना हम लोगों में